अस्सलाम वालेकुम, मैं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद ब्लॉग। नाज़रीन कराम, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की चौथी एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और हम आए हैं बहुत दूर। और दूर कहाँ, फैसलाबाद पहुँचे हैं हम लोग। और यहाँ खुशकिस्मती से हमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवीद साहिब से हमारी मुलाकात हुई। बेसिकली इन्हीं की दावत पे हम यहाँ आए हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, थैंक यू सो मच, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। अच्छा, लोग गोबर जो है वो ज़ाया कर देते हैं, सड़कों पे किनारों पे फेंक देते हैं। अच्छा, उसका अल्टीमेटली क्या नुकसान होता है? एक तो बदबू पैदा होगी, कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, मच्छर पैदा हो गए। और जब बात की जाती है कि यार आप इस गोबर को इस्तेमाल करो, तो वो कहते हैं हम तो इससे जान छुड़ा रहे हैं। हमारे डेयरी फार्म के लोग, हमारे घरों में भी गाय भैंसे लोगों ने पाली हुई हैं। तो जनाब ये बताइएगा, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है? और आज जिस सिलसिले में हम आपके पास आए हैं, मेरे नाज़रीन को क्या आप दिखाने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी अरशद साहब। अरशद वीलॉग जो सामीन हैं, नाजरीन हैं, उनको भी मेरा सलाम जी। बड़ी खुशी की बात है कि आप इस्लामाबाद से आए हैं सर, ट्रैवल करके, सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये पता चले कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या है। एग्जैक्टली। सॉइल की हेल्थ क्या है जी। सॉइल है तो आपकी नेशंस हैं, सॉइल है तो आपकी सर्वाइवल है, सॉइल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये सिविलाइजेशन की डिस्ट्रक्शन है सर, तबाही है अगर आपकी सॉइल तबाह हो गई। सही। इतना इंपॉर्टेंट है। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में सर डेफिनेटली गोबर मैन्योर हर फॉर्म पे है, हर गली में, हर गांव में, हर जगह पे। अच्छा, गोबर में डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, कुछ फ्यूल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। गांव में जैसे लोग हैं जहाँ पे गैसेस नहीं हैं, अदरवाइज़ इसको वैसे अनअटेंडेड छोड़ दिया जाता है। अनअटेंडेड मीन के फार्मर जो है अपने घरों के बाहर किसी सड़क में उसका ढेर लगा देते हैं, अपने फॉर्म पे किसी जगह पे ढेर लगा देते हैं। सर जब ढेर लगता है, टेम्परेचर हाई है पाकिस्तान में, तो जितनी भी नाइट्रोजन है वो तो वोलेटिलाइज हो जाती है, निकल जाती है। यानी आप 6 महीने के बाद या साल के बाद उस गोबर को जब ज़मींदार उठा के समझता कि मैं जो बड़ी खाद डाल रहा हूँ ज़मीन में, तो वो सवाए फोक के कुछ भी नहीं होता। उसमें न्यूट्रिएंट ज़ाया हो जाता है या रन ऑफ हो जाता है, स्पेशली फास्फोरस, नीचे ब्लैकिश कलर, बैड स्मेल होती है। अगर इस सारे गोबर को वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो फिर आप इसको रिसाइकलिंग करें, कंपोस्टिंग करें। सही सही। सर कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है सर, जिसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट को बायोलॉजिकली कन्वर्ट करते हैं, डीकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया की मदद से इनटू डार्क ह्यूमस लाइक मटेरियल। आफ्टर कंपोस्टिंग गोबर का कलर ह्यूमस लाइक बन जाता है, डार्क कलर, ब्लैकिश डार्क। अच्छा, ये प्रोसेस एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर और एरेशन के साथ होता है। यानी इसमें आपको टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, मॉइस्चर भी देखनी है, एरेशन भी देखनी है। अगर सर हम बात करें तो इसमें नमी तो पहले ज़्यादा, गोबर में 70-80% नमी होती है। उस नमी को सम टाइम हम फॉर्म में जो दूसरा हमारा वेस्ट है, जानवरों का जो चारा जाता है, उसको मिक्स करवा लेते हैं, तो वो मॉइस्चर मेंटेन हो जाता है। ओके। अच्छा, अब उसके बाद टर्निंग ज़रूरी है सर, क्योंकि जब डीकम्पोजिशंस करवानी है, एरेशन देनी है, तो इसकी टर्निंग बड़ी ज़रूरी है। टर्निंग हम नाजरीन हमारे इस प्रोसेस को देखेंगे। आप कस्सी के साथ लेबर मजदूरों से भी करवा सकते हैं टर्निंग, लेकिन हेक्टिक काम है। ठीक है। आप इसको कंपोस्टिंग टर्नर के साथ टर्न करवाएं। लेकिन जो सबसे कमाल की चीज़ है सारे प्रोसेस में, वो है वेस्ट डीकम्पोजर बैक्टीरिया। एग्जैक्टली। लोगों के पास अगर कोई लोग, अव्वल तो हमारे फार्मर गोबर को डीकम्पोज या प्रोसेस नहीं करते, अगर वो प्रोसेसिंग कर भी लेते वो डीकम्पोजर यूज़ नहीं करते, जिससे उसका टाइम बढ़ जाता है डीकम्पोजिशंस का। नेचुरल प्रोसेस अगर 90 दिन का स्लो प्रोसेस, तो अगर आप डीकम्पोजर के साथ करेंगे, मैकेनाइजेशन के साथ करेंगे, टेम्परेचर, एरेशन, मॉइस्चर मेंटेन कर लेंगे, तो यही प्रोसेस 30 डेज़ में मुकम्मल हो जाएगा। आपको बड़ी कमाल की ऑर्गेनिक नामियाती खाद मिलेगी। और वो खाद अब गोल्ड है, वो वेस्ट नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइएगा, इस तरफ क्यों आना चाहिए? ज़मीन की बात करते हैं आप, माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं सॉइल साइंस के, तो ज़मीन भी एक जानदार और है ना, लेकिन हमने इसको इतना कुछ डिस्टर्ब किया कि वो बेचारी मुर्दा हो चुकी है। इसको कैसे हम रीजनरेट कर सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस वक्त सबसे ज़रूरी है। पाकिस्तान की क्लाइमेट है एरिड टू सेमी एरिड, हार्श क्लाइमेट है सर। अभी भी टेम्परेचर, हालांकि फैसलाबाद इतना गर्म नहीं है, साउथ में तो बहुत है, 50 के अराउंड बहुत। हमारा टेम्परेचर 44 to 45, इतना हाई टेम्परेचर है। अच्छा, ज़मीन में आप कोई भी क्रॉप का वेस्ट या गोबर को डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो वो 6 महीने में, 7-8 महीने में
CO2 डीकम्पोज हो के CO2 बन के उड़ जाता है। ऐसी बात इसका मतलब पाकिस्तानी ज़मीनों में अगर आप कहें कि नामियाती मादा को बढ़ाना है तो ये बड़ा मुश्किल है डायरेक्ट बगैर ट्रीट किए वेस्ट को ज़मीन में फेंकने से। सही। हम अगर इसको प्रोसेस करेंगे, जैसे कि कंपोस्ट करना है जी, जैसे कि इसकी फर्मेंटेशंस करवाना है, जैसे कि इसकी पायरोलिसिस करके बाचार बनाना है, जब आप स्टेबल करके सॉइल में ऐड करेंगे तो फिर ज़मीन के नामियाती मादे में इंक्रीज आएगा। ओके। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं ऐड कर सकते। सॉइल सर इस वक्त सॉइल बिल्डिंग ब्लॉक है, नेशंस की सर्वाइवल है, आपकी सिविलाइजेशंस की सर्वाइवल है, आपकी कम्युनिटी जो है ना उसकी लाइफ लाइन जो है ना वो ज़मीन है, वो सॉइल है। अगर सॉइल प्रोडक्टिव है, फर्टाइल है, फसलों उसमें पैदा हो रही हैं, फसलें सब्ज़ियाँ ग्रो हो रही हैं, चीज़ें नेशंस के लिए, खाने के लिए, रोज़मर्रा एनर्जी के लिए हैं, तो आप सरवाइव करेंगे। अगर ये नहीं है तो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो सॉइल की केयर, सॉइल की ट्रीटमेंट, अब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है क्योंकि हमने ऑर्गेनिक को बुला दिया, पसी पुश्ता कर दिया, केमिकल्स पे ट्रस्ट किया और जो जहरों को अंधाधुंध इस्तेमाल किया, तो सॉइल अब नियर टू बैरन होने के करीब है। सही। और इसका जो हमारी जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज का फैक्टर भी आ जाता है, इसके बारे में मेरे नाज़रीन को की रहनुमाई कीजिएगा कि लोग कहते हैं ना दरख्त काट रहे हैं जी, दरख्त लगाएं दरख्त, जबकि मेरा नज़रिया ये है कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें, दरख्त तो बाद में आ जाते हैं, पहले आप इसको करेंगे। इसके बारे में मेरे नाज़रीन ये वाकई क्लाइमेट चेंज इतना इंटेंस सीवियर है कि मैं अगर आपको जनवरी और मई की बात करूं तो जनवरी दिसंबर में जो ठंड पड़नी चाहिए थी आपका टेम्परेचर 20+ था जी, तो गंदम की टिलरिंग नहीं हो रही थी। ऐसी बात है। जनवरी में, दिसंबर के आखिर और जनवरी में 20 जनवरी तक टेम्परेचर इतना इंटेंस था कि हम कोयटा, हम उसको गलियात को और नॉर्दर्न एरिया को भूल गए फैसलाबाद में होते हुए जी। फरवरी फिर इतना गर्म आया और खुश्क आया कि गंदम का दाना पोलिनेशन डिस्टर्ब हो गई। मार्च फिर आया कि बारिशें शुरू हो गई। ऐसी बात है। अप्रैल में लोगों ने गंदम हार्वेस्ट करनी थी तो बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और मई में किस जगह पे आप एक पिछले हफ्ते टेम्परेचर और है, तो ये इतनी वेरिएशन क्लाइमेट की है। इसमें रीज़न सर ये कि हम फसलों की बाकियात को जला रहे हैं। सही है। अच्छा, दरख्त बिल्कुल ज़रूरी है क्लाइमेट को रेगुलेशन करने के लिए, लेकिन हमारा जितना रकबा जो कल्टीवेटेड है इसमें जो क्रॉप रेजिड्यू बायोमास है, अगर हम इसको ना जलाएं तो एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं जाएगी। एग्जैक्टली। अगर आप अपने प्रोसेस को, राइस को मेंटेन कर लेते हैं, राइस मीथेन का बहुत बड़ा सोर्स है, गोबर मीथेन का बहुत बड़ा सोर्स है, तो क्लाइमेट चेंज में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड, ये 4 गैसें रोल प्ले करती हैं। चारों में CO2, अगर आप बायोमास को प्रॉपर मेंटेन कर लेते हैं, एग्रीकल्चर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो आपकी क्लाइमेट चेंज रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। आप मीथेन को कंट्रोल कर लेते हैं, आप मार्शस प्लेसेस, गोबर को, राइस वाली फ्लडेड सॉइल को, तो आपका मीथेन रुक गया। नाइट्रोजन का बेस्ट इस्तेमाल नाइट्रस ऑक्साइड को आपको रोक देगा। अगर आप चारों गैसों का अखराज रोक दें तो क्लाइमेट जो है ना बड़े आराम से रेगुलेट हो जाएगी। पहले आपको हम प्रोसेस दिखाते हैं, ट्रैक्टर तैयार है, किस तरह ये प्रोसेस होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्या होने लगा है जी? ये ट्रैक्टर भी है और पीछे इसके जो एक मशीन लगी हुई है, इसके बारे में बताएं और प्रोसेस क्या हो रहा है? ये सर कंपोस्ट टर्नर है। अच्छा। कंपोस्ट टर्नर एक मशीन है जो आपके वेस्ट को टर्न कर रही है, एरेट कर रही है, मिक्स कर रही है। यानी टर्निंग, मिक्सिंग, साथ में एरेशन। सर कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम गोबर को, मिन्योर को, ऑर्गेनिक वेस्ट को एरोबिकली जी ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर और एरेशन के साथ डार्क ह्यूमस लाइक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। वो डार्क ह्यूमस लाइक मटेरियल कंपोस्ट या ब्लैक गोल्ड है। सही। वो ज़मीन की ताकत है, वो सब्जियों की जान है, फसलों की जान है, क्लाइमेट को मिटिगेट कर रहा है और खादों की अफादियत को बेहतर करता है। ज़बरदस्त। अभी मशीन चलना शुरू हो गई है, तो अभी ये क्या करेंगे जी? इस प्रोसेस को किस तरह किया जाएगा? सर ये हम क्या कर रहे हैं जी कि हम गोबर की, मिन्योर की, ऑर्गेनिक वेस्ट की एक पाइल लगती है। ये पाइल है एक लंबी, इसमें 3-4 फुट हम उसकी हाइट रखते हैं। ओके। और 2-3 फुट हम इसकी विड्थ होती है। अच्छा। और इसमें मॉइस्चर और ऊपर इनाकुलम, ऊपर जो टैंक पड़ा है जी, इनाकुलम साथ साथ स्प्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये वेस्ट को टर्न कर रहा है। सर ये टर्निंग ज़रूरी है ताकि प्रोसेस एरोबिक है। ये जितनी हम टर्निंग करेंगे वीकली बेसिस पे 5 दिन के बाद, ये हमारी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को तेज़ कर देगा। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो ये वन टाइम करेंगे आप इसको? हाँ, हम ये सर ये जो हम टर्निंग करते हैं ये आप वीकली, वंस इन अ वीक, ओके, और ट्वाइस इन अ वीक, कम से कम आप 2 दफ़ा करेंगे तो ये और जल्दी बन जाएगी कंपोस्टिंग। नहीं तो वंस इन अ वीक ज़रूरी है
एरेशन करना, साथ में आप मॉइस्चर भी मेंटेन कर लेते हैं और फिर आप इसको दोबारा हीप लगा देते हैं। कमाल ये कि आप जो लेबर वर्क है ना उससे आप गेट रेड ऑफ हो जाते हैं, जान छूट जाती है। लेबर में मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो रही तो ये वेस्ट का देखें पीछे बड़ी मज़े की फाइन पाउडर बन रहा है। अच्छा, यानी ये इसके ऊपर चल रही है और जो पीछे जो है ना वो सॉफ्ट बनना शुरू हो गई है सर। हाँ, ये सर इसमें ना शाफ्ट लगी हुई है, वो इसको क्रश भी कर रही है। छोटा अगर कोई क्लॉड है तो वो छोटा हो रहा है, फाइन बन रहा है। मिक्सिंग नीचे तक हो रही है, सही, हवा नीचे तक जा रही है, तो वो जो एरेशन, मिक्सिंग, मॉइस्चर, ये और इससे आपका जो टेम्परेचर पायल का वो भी कम हो जाता है। अच्छा, सही। अच्छा, इस तरह करने से फ़ायदा क्या हासिल होगा? खाद किस तरह की बन जाएगी, ये मेरे नाज़रीन को बताइएगा। सर कंपोस्टिंग जो ना, ये कंपोस्टिंग या जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं इसमें टर्निंग ज़रूरी है। ठीक है, टर्निंग ज़रूरी है ताकि आपका माइक्रोब जो है ना वो एरोबिकली इसको डिकम्पोज करे। माइक्रोब क्या करता है सर, जो डिकम्पोजर है ये कार्बन या माइक्रोब को तोड़ता है, सही, कम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और उससे कार्बन लेके अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करता है। तो ये डार्क ह्यूमस लाइक मटेरियल, यानी ये स्टेबल भी होती जाएगी और ये मिनरलाइजेशन यानी इसकी सीएन रेशो जो है ना वो नैरो होगी। जब हम इसको टर्निंग, मिक्सिंग करते हैं, मॉइस्चर करते हैं, माइक्रोब लगाते हैं कुछ पीरियड के लिए, अच्छा, कुछ टाइम के लिए, तो ये कितने वक्त में तैयार हो जाएगी? हाँ, ये कंपोस्ट? सर ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। हमारे फार्मर में ये मिसकंसेप्शन है, वो कहते हैं कि गोबर का ढेर लगा हुआ है 6 महीने पर आना है तो वो डिकम्पोज होगा। नहीं, अच्छा, गोबर का ढेर 5 साल भी पड़ा रहे जो गांव में जिम्मेदारों के फॉर्म पे है, वो अनट्रीटेड वेस्ट है, वो वेस्ट ही है। अच्छा, क्योंकि उसके नीचे हवा नहीं गई, एनारोबिक प्रोसेस है, ब्लैकिश कलर आ जाता है, बैड स्मेल आ जाती है, पैथोजन की सर्वाइवल नीचे हो रही है, वीट सीड्स वैसे रहते हैं। सही। आप जब एरोबिकली टर्निंग कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन करवा रहे हैं, तो एक तो आपके इससे वीट सीड्स खत्म, क्योंकि इसमें मीजोफिल, थर्मोफिल स्टेजेस हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से वीट सीड्स खत्म, बैड स्मेल खत्म, पैथोजेंस खत्म। अच्छा, अब आपने कहा जी ये कितनी जल्दी बन जाती है। जब आप इसको टर्निंग करवाते हैं, एरोबिक रखते हैं, तो सर ये जो 90 दिन का प्रोसेस है ये 30 दिन पे आ जाता है। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। टर्निंग सारी जान है। अच्छा। हमारे क्योंकि ये हर फॉर्म पे टर्नर अवेलेबल नहीं है, तो चूँकि ये प्रोग्रेसिव अच्छे फार्मर उनके पास भी इवन नहीं होगा, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को वो एडवांस रखते हैं, जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को समझते हैं, सॉइल हेल्थ को समझते हैं, वही उन्हीं के फॉर्म पे आपको जो सेटअप मिलेगा। वाह, वंडरफुल, एब्सोल्युटली अमेजिंग। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस आपने दिखाया, खाद भी तैयार हो गई। अब ये बताइएगा कि इस खाद के फ़वाइद क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। जब गोबर है, गोबर में नाइट्रोजन 1-1.5% होती है, फास्फोरस आधा % होती है, पोटाश भी 1% है। जब ये डिकम्पोज हो जाती है, जो कि प्रोसेस हमने आपको दिखाया, कंपोस्टिंग हो जाती है, रिसाइकलिंग हो जाती है, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। ओके। ये नाइट्रोजन 2.5%, 2-2.5% तक चली जाती है। CN रेशो बेहतर होने से आपका फास्फोरस लेवल 1% या 0.8% से 1% तक चला जाता है, पोटाश 2% तक चला जाता है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बेहतर हो जाती है। अच्छा सर, इसको हम ज़मीन की बिजाई के टाइम, सर एक वक्त था जैसे मेरे बुजुर्ग थे वो कहते थे ट्रॉलियों के हिसाब से गोबर डालें, यानी 1 एकड़ में आप 5 ट्रॉली यानी 10 टन, 15 टन, 20 टन गोबर था। लेकिन वो डायरेक्ट सादा गोबर डालने से क्या था कि आपका ऑर्गेनिक लोड बढ़ रहा है, पैथोजेंस भी आ रहा है, वीट सीड्स भी आ रहा है। एक वक्त था सर कि जब हम गोबर को डायरेक्ट डालते थे तो उस फील्ड से जड़ी बूटियाँ ख़त्म नहीं होती थी, क्योंकि वो जो सीड्स है, जो जानवरों को जो खिलाया वो गोबर से आया और उसने आपकी फसलों को, फिर लोग जहरों का इस्तेमाल बढ़ा देते थे। अगर वो जो डायरेक्ट गोबर जो आपका 5-5 ट्रॉलियाँ डालनी है, अगर उसको हम इस फर्टिलाइज़र के प्रोसेस से गुजार देंगे तो वीट सीड भी मर गया, पैथोजन भी मर गया, बैड स्मेल भी बढ़ गई और इसका रेट भी कम होगा। वो जो आप 5 ट्रॉली 1 एकड़ में डाल रहे हैं, अब 1 ट्रॉली 5 एकड़ में डलेगी। ओह माशाल्लाह, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बेहतर है। वाह 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 वाह। 250 से 300 किलो सर, ये कमाल कर देगी। आप ज़मीन को सोइंग कर रहे हैं, अपना जो भी फर्टिलाइज़र बेसल में लोग डाल रहे हैं, फास्फोरस का फर्टिलाइज़र, पोटाश है, तो जो बिजाई के टाइम जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, ये
300 से 350 किलो इसको ले लें, उस फर्टिलाइज़र के साथ मिला लें, ये बड़ी बुरबरा सा बड़ा मज़ेदार हो जाता है। आप बेसल में इसको छटा दे दें, ये आपकी सॉइल को कंपैक्शन नहीं होने देगी, उगाव पूरा होगा, आपका फर्टिलाइज़र का एक एक दाना वो फसल को दस्तयाब होगा, आपका पोटाश अवेलेबल होगा, आपका फास्फोरस जिसकी फिक्सेशन बहुत ज़्यादा है और सबसे महंगी खाद है, वो जब इसके साथ मिल के आप ज़मीन की तैयारी में डालेंगे तो वो सारी की सारी फास्फोरस मिलेगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। अब अगला कौन सा प्रोसेस करेंगे जी? अभी अब हम सब इंशाल्लाह इसके बाद हम बताते हैं लोगों को कि अपने फार्म पे फास्फोरस की रिप्लेसमेंट हम अपने फार्म पे एक तो कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के अलावा और क्या बना सकते हैं जी। उसमें स्पेशली फास्फोरस महंगी खाद है जी। तो महंगी खाद को एक सस्ते तरीके से एक फार्म पे फार्मर कैसे बना सकता है? क्या बात है, चलें जी। हम फास्फोरस फर्टिलाइज़र ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं जी 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 जी, और 10 अरब रुपए से ज़्यादा का हम इंपोर्ट करते हैं फास्फोरस फर्टिलाइज़र। और इस वक्त जो फास्फोरस फर्टिलाइज़र की प्राइसेस अब बड़ी हाई है जी, हमारे फार्मर की पहुंच से दूर है जी। 15,000 रुपये का बैग क्रॉस कर गया है जी। तो जो अगर हम हमारा महकमा या रिकमेंडेशन 2 बैग DAP या कोई भी फास्फोरस फर्टिलाइज़र का है, यानी हम कहते हैं 40 किलो फास्फोरस चाहिए, 46 किलो चाहिए, 30 किलो राइस को 30 किलो चाहिए, गंदम को 40 किलो चाहिए, शुगर केन को 48 से 52 किलो चाहिए। तो वो जो फास्फोरस है जब ये केमिकल फर्टिलाइज़र से पूरी करेंगे तो फार्मर की अब सक्कत नहीं है, क्योंकि एक तो क्लाइमेट की वजह से उसकी यील्ड नहीं आ रही, पैदावार नहीं आ रही, दूसरा जो यील्ड आती है उसको मार्केट में सम टाइम रेट भी नहीं मिलता। तो जैसे पोटैटो का रेट नहीं मिल सका अनफॉर्चुनेटली, उससे पिछले साल, इस साल तो माशाल्लाह गंदम का रेट ठीक है, पिछले साल गंदम का रेट नहीं मिल सका। तो अब फार्मर जो है ना वो माशाल्लाह अब अक्लमंद या वो वाइज हो रहा है और वो अल्टरनेट ढूंढ रहा है। ठीक है। अब अल्टरनेट जो है ना ये वाला क्या है जी, हमने लोकल पाकिस्तान में रॉक फास्फेट अवेलेबल है, ठीक है, तार में KPK में, ठीक है, 26%, 27%, 28%। रॉक फास्फेट को फार्मर अपने फॉर्म पे एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके। अब सर वो एक्टिवेशन का प्रोसेस है सेम लाइक जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट बनता है जी। तो ये हमारा है बायोलॉजिकली हम एक्टिवेशंस करें रॉक फास्फेट की। ठीक है। बायोलॉजिकली मीन कि रॉक फास्फेट को हम मिक्स करते हैं मेन्योर के साथ। मेन्योर हर फॉर्म पे अवेलेबल है, गोबर तो घर का गोबर है। रॉक फास्फेट को आपकी प्राइस 23, 24, 25 रुपये किलो तक आपको पहुंच पड़ जाती है, इंक्लूडिंग रेंट वगैरह। हाँ जी। तो आपका अगर 27% वाला फास्फोरस है तो 100 किलो में आप 27 किलो, 200 किलो में 54 किलो, तो 200 किलो रॉक फास्फेट 2 बोरी DAP के से ज़्यादा फास्फोरस है। सही। लेकिन मसला ये कि उस रॉक फास्फेट को एक्टिव करने का, सर अगर आप इसको बायोलॉजिकली एक्टिव कर लेंगे तो फिर ये आप समझ लें कि इसकी कीमत 5-6 गुना कम हो जाएगी। जैसे कि हमें महंगा फास्फोरस का सोर्स जो इंपोर्ट होता है वो 600 रुपये किलो फास्फोरस पड़ती है। जैसे कि हमने कैलकुलेशंस किया 15,000 का फास्फोरस का बैग हो, 23% हो तो 46% हो, 23 किलो की अगर कॉस्ट निकालें 600 रुपया पर kg। लेकिन अगर यही रॉक फास्फेट जो मैंने कहा 200 किलो को 200 किलो रॉक फास्फेट है हमारे नाज़रीन, उसमें 400 किलो गोबर ऐड कर दें, 1 एकड़ की डोज है, उसको इसी तरह टर्नर के साथ फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया के साथ, यानी बैक्टीरिया लगाना ज़रूरी है, और इसको इसी तरह हफ्ते में 2 दफ़ा टर्निंग कर दें तो ये भी 2 से 3 हफ्तों में ये रॉक फास्फेट बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाएगी। सही। यानी जो नॉन सॉल्युबल सोर्स है, नॉन सॉल्युबल रॉक फास्फेट का सोर्स है, ये बैक्टीरिया और इस कंपोस्टिंग की मदद से जो ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड इस फास्फोरस को अवेलेबल करते हैं। सही। तो हर टर्निंग के साथ फास्फोरस अवेलेबल होती जाएगी। ओके। और ये जो भी आप बैक्टीरिया का जिक्र कर रहे हैं, कौन सा बैक्टीरिया? सर ये फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया हम कहते हैं, इसमें सूडोमोनास की स्ट्रेन्स भी और बेसिलस की स्ट्रेन्स भी हैं। अच्छा। सूडोमोनास और बेसिलस का कल्चर हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में हमारी लैब से मिलता है जी। और भी बहुत सारे अच्छे इदारे गवर्नमेंट के हैं वहाँ से भी मिल सकते हैं। तो आप फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया को लेके आप इसको अपने फॉर्म पे कल्चर करें, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का तरीका हम ऑडियंस को बता देंगे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। सही। तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपने इस तरह मिक्सिंग करवानी है तो आप इसकी मॉइस्चर भी मेंटेन कर रहे हैं और फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया को स्प्रिंकलर भी कर रहे हैं। वो जो स्प्रिंकलर या शावर फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया का वो ऑर्गेनिक मैटर और रॉक फास्फेट की जो डिकम्पोजिशन हो रही है, एक्टिवेशन हो रही है, उस एक्टिवेशन के प्रोसेस को तेज़ कर देता है। ओके। अभी जो मशीन चल रही है वो ऊपर टैंक है और उसमें क्या है, कोई लिक्विड है, कौन सा है और किस तरह जो मिक्सिंग हो रही है, ये इसमें क्या कुछ मज़ीद अभी डाला जा रहा है? सर इसमें डेफिनेटली एक तो टर्निंग है, ये भी टर्निंग मिक्सिंग एरेशन यानी एरोबिक प्रोसेस है।
साथ में हम फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया जो ना उसकी शावरिंग करते हैं। ऑलराइट, हो रही है और वो शावरिंग हो रही है तो उससे क्या होता है कि फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया जो ना वो भी अपना डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रोसेस से मैकेनिज्म से रॉक फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज करने में मदद देता है। तो ये फार्मर सर जो महंगा फास्फोरस के सोर्सेज हैं जो सारी इंपोर्ट हो रही है जहाँ 90% इंपोर्ट हो रही है, ये फार्मर उसकी रिप्लेसमेंट है। अगर फार्मर 30,000 रुपये की फास्फोरस अपने 1 एकड़ में डालता है तो ये वो 6,000 रुपये में अपने फार्म पे तैयार कर सकता है। सही। अभी जो दिखाई जा रही है ये खाद, इसके बारे में, ये इस तरह बन गई है यानी खूबसूरत सी नरम सी? ये बिल्कुल जी, ये डिकम्पोज हो रही है। इसको मेरे ख्याल ये दूसरी टर्निंग है। अच्छा। तो ये इसको 4 टर्निंग करवाएंगे, यानी 4 हफ्ते के लिए हम रखेंगे। अच्छा, सही तो है। 4 हफ्ते में जब ये डिकम्पोज हो जाएगा, चौथे हफ्ते के बाद ये रॉक फॉस्फेट 50% से भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। 50%। अच्छा। तो इसका मतलब कि अगर ये हम इसका एनालिसिस करवाते हैं तो ये 14-15% तक आ जाता है फास्फोरस, और उसका 10% तक अवेलेबल फ्रैक्शन, जो बहुत है माशाल्लाह। यही चीज़ें कंपनियां मार्केट में दे रही हैं, वो इसको डिकम्पोज नहीं प्रॉपर कर पाती, या टाइम नहीं देती, या प्रॉपर बैक्टीरिया नहीं लगता। तो जो अवेलेबल फ्रैक्शन मार्केट में मिलता है, जो मिलता भी महंगा है, उसमें अवेलेबल फास्फोरस का फ्रैक्शन बड़ा थोड़ा है, जिससे फार्मर जो है ना उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। उसका जो लोकल रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस के फर्टिलाइज़र हैं उससे उनका कॉन्फिडेंस शेक और उस पर ट्रस्ट उठ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि फार्मर जो है ना वो लोकल कंपनियों की फार्मूलेशन लेने की बजाय वो अपने फॉर्म पे ये प्रोसेस ले आए, तो वो एक तो जो मार्केट में थोड़ी बहुत गड़बड़ है उससे बच जाए, फिर उसके सामने प्रोसेस हो रहा है वो इसका टेस्ट भी करवाए, तो वो अपनी महंगी फास्फोरस के फर्टिलाइज़र को कंट्रोल कर सकता है इसके साथ। सर ये ब्लेसिंग है माशाल्लाह। और ये बताइएगा कि ये खाद जो है ये 1 एकड़ में कितनी डालनी सर? ये हाँ, ये जैसे मैंने कहा जी, अगर आप फास्फोरस को रिप्लेस कर रहे हैं तो अगर आपका फास्फोरस, हम कहते हैं कि 40 किलो आपने फास्फोरस देना है, तो हमने कहा था कि 200 किलो रॉक फॉस्फेट, 400 किलो नामियाती मादा गोबर, इसको डिकम्पोज करवा दें। ठीक है। तो 200 किलो रॉक फॉस्फेट में 54 किलो, 2.5 बोरी DAP है। ठीक है, या फास्फोरस है। सही। तो आप ये जो 400 किलो गोबर, 200 किलो रॉक फॉस्फेट, ये टोटल बना 600 किलो। जब ये डिकम्पोज हो जाएगा तो ये रह जाएगा 450 किलो, 500 किलो। तो ये 400-500 किलो जिसमें रॉक फॉस्फेट 200 किलो, बाकी नामियाती मादा है, ये आप 1 एकड़ में डाल देंगे, जिसकी कॉस्ट 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो ये आपकी फास्फोरस की 100% ज़रूरियात को पूरा कर देगा। 6,000 रुपये में 30,000 रुपये का आपने अपना एक्सपेंस जो ना वो सेव कर दिया। क्या बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आज तो आपने हैरान कर दिया मुझे जी, क्या बात है जी। तो अभी क्या दिखाएंगे मेरे नाज़रीन को जनाब? ये ना बड़ा ही कमाल है। अच्छा। तो उसी की सीरीज़ है कि पहले आप गोबर को कंपोस्ट कर लें या वेस्ट को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दें थ्रू कंपोस्टिंग। जी। उससे अगली दफ़ा हमने क्या किया कि फार्मर थोड़ी और वैल्यू एडिशन में चला जाए तो उसी गोबर में रॉक फॉस्फेट को एक्टिव कर ले, जो कि BOP या बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट फर्टिलाइजर के नाम से हमने अपने सामाईन को बताया जी, हमारे अपनी ऑडियंस को बताया कि सिंपल कंपोस्ट क्या है, उसके बेनिफिट क्या है। अगर उसमें आप रॉक फॉस्फेट को एक्टिव कर लें तो आपके दोनों, यानी आपके एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं कि आपका नामियाती मादा भी 400-500 किलो चला जाता है और आपका रॉक फॉस्फेट एक्टिव होकर फास्फोरस का मेजर खर्चे को कम कर देता है। अच्छा, अगर हम अब बात करें तो सर पाकिस्तान का रकबा जो ना वो कलराठा है जी, काफ़ी सारा रकबा कलराठा है, यानी साल्ट के इशूज़ हैं जी, सेलेनिटी के इशूज़ हैं, वो साल्ट फैक्टर, उसके बाद सिलाइन सोडिक और सोडिक सॉल्ट हैं, और कुछ वाटर लॉक्ड एरिया। अच्छा सर, हमारा फार्मर एक ना बड़ी वो मिस्टेक कह लें करता है, जब वो मासूम है उसको आइडिया नहीं है, वो जिप्सम के ब्लॉक लेता है, जिप्सम के बैग मंगवाता है और वो जो उसके डले हैं अनग्राइंडेड वो अपने ट्यूबवेल की हौजी में रखता है, जहाँ पे वाटर का चैनल है उधर रख देता है। वो पानी टच हो उसके जाता है, उसको लगता है, जबकि मैंने बहुत सारे फार्म विज़िट किए हैं, उनको लगता है सर कि अगर 2000 TDS का पानी है और वो जिप्सम के टुकड़ों से टकराता है तो आखिर में वो 1950 TDS रह जाता है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते फिर हमने ये एफर्ट करना छोड़ दी कि अगर 50 TDS का फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ इतना कुछ करने से, तो क्या मुसीबत है। वो जहाँ पे 1950 है वो 2000 भी TDS टैकल कर लेंगे जी। तो डायरेक्ट जिप्सम अगर आप सॉइल में ऐड करते तो सॉल्युबिलिटी उसकी बड़ी पुअर है, ये 0.3% से भी कम है।
यानी 1% तो हो ना, इशारिया तीन से। अच्छा आपकी जिप्सम की सॉल्युबिलिटी 0.3% है, और हमारा फार्मर इसको ना टनेजेस के हिसाब से ऐड करता है, 60 बैग, 70 बैग, 100 बैग। अब वो जो 60, 70, 100 बैग है ना, आल तो इसकी कॉस्ट नहीं है, लेकिन आप ज़मीन में भर्ती डाल रहे हैं, लेबर की कॉस्ट है, टेस्टिंग की इशूज़ हैं, तो हम चाहते हैं कि यही जिप्सम अगर हम ऑर्गेनिक मैटर के साथ ट्रीट करवा लें, एक्टिव करवा लें, जैसा कि रॉक फॉस्फेट हुई थी, तो वो जिप्सम की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सही। तो फिर आप टनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से बैग नहीं डालेंगे, फिर आप 10, 15, 20 बैग से ही साल्ट को, नमकियात को सप्रेस कर देते हैं। सर ये फास्फो कंपोस्ट है। अच्छा, अगर मैं देखूं तो ये हमने क्या किया, जिप्सम जी और नामियाती मादा, यानी हमने 2 हिस्से आपका लिया है नामियाती मादा गोबर, जी, एक हिस्सा हमने जिप्सम लिया है, ठीक है। दोनों को फास्फोर, वो जो डीकम्पोजर वाला हमारा माइक्रोब है, उसके साथ हमने ट्रीट किया है। अच्छा, तो ट्रीटमेंट के बाद वही 3 से 4 हफ्ते का प्रोसेस है। सही। ये देखिए कमाल, अब जिप्सम नज़र नहीं आ रहा जी सर, ये आफ्टर डीकम्पोजिशन इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। वाह 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 वाह, अब ये टनेजेस में नहीं पड़ना। सही। अब मैं ये अक्सर कहता हूँ कि ये 400-500 किलो या हद 1000 किलो ये अमीज़ा जिस कलराठे रकबे में या जहाँ पे ट्यूबवेल का पानी नमकियात वाला लग रहा है, आप वहाँ पे ये स्प्रेड करवा दें सोइंग के वक्त ज़मीन की तैयारी में, तो आपकी उस फसल में साल्ट का जो इफेक्ट है, नेगेटिव बैड इफेक्ट है जो नमकियात वाले पानी का या ज़मीन की नमकियात का, साल्ट का, वो मिटिगेट हो जाएगा। आपकी प्रोडक्शन अच्छी आ जाएगी। और ये हमारा ज़मींदार बेचारा, उसको आइडिया नहीं है, वो जिप्सम पे लगा हुआ है। जिप्सम की सॉल्युबिलिटी बहुत पुअर है, उसकी लॉजिस्टिक बहुत हैं, आपको तौसा से, कायदाबाद से मंगवाते हैं, तो जितने का जिप्सम का बैग होता है उससे डबल किराया होता है, किराया पड़ जाता है। तो 200 का बैग 400 रुपया किराया, बिल्कुल। वो तो वो भी 100 बैग, उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं। आप उसको फास्फो कंपोस्ट करें, सही। आप उसको एक्टिव करें, माइक्रोब के साथ एक्टिव करें, नामियाती मादा के साथ डीकम्पोज करें, फिर आपका 1 टन ही 800 किलो, 1000 किलो, ये समझो कि 100 बैग जो है ना, वो जिप्सम से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरह इसको मिक्स करते हैं इसके साथ? सर मिक्सिंग में हमारे पास देखिए, मैंने कहा था एक तो मैनुअल लेबर भी है कि आप कस्सी ले लें, तो गोबर और जिप्सम को मिक्स करवा दें। दूसरा हमने जैसा अपनी सामने इनको दिखाया था कंपोस्ट टर्नर। जी कंपोस्टर। तो वो जो कंपोस्ट टर्नर है, अगर इसको बड़े पैमाने पे आपने बनवाना है तो कंपोस्ट टर्निंग के साथ इसकी मिक्सिंग करवाएं और वो बैक्टीरिया लगाते रहें। ट्वाइस इन अ वीक, 2 दफ़ा एक हफ्ते में, या 1 दफ़ा तो लाजमी है, लेकिन अगर 2 दफ़ा एक हफ्ते में हो जाए तो कमाल है। नहीं तो फिर आप छोटे पैमाने पे अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये मिक्स करें और हफ्ते में 1 दफ़ा आप अपनी लेबर को लगवाएं। जैसे हम वो मिट्टी को मिक्स करते हैं, मेज़ा जो हम घरों में लेप करते हैं पुराने लोग, तो उसी तरह आप मिक्स करवा के लेबर से हफ्ते में 1 दफ़ा इसके ऊपर बैक्टीरिया स्प्रिंकलर करके इसकी मॉइस्चर को 60% मेंटेन रखें। मॉइस्चर मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज सारी प्रोसेस में 60% नमी होगी तो माइक्रोब काम करेगा, डीकम्पोजिशन स्पीड अप होगा, वो रॉक फॉस्फेट की हो, वो जिप्सम की हो, वो गोबर की हो। तो 60% नमी, हवा का हफ्ते में 2 दफ़ा टर्निंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और टेम्परेचर माइक्रोब जो ना वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस 45 में भी काम कर जाता है, वो इतना इशू नहीं है। सही। अच्छा, ये जितना प्रोसेस आपने आज मेरे नाज़रीन को दिखाया, पाकिस्तान में किन किन इलाकों में ये हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता? अच्छा जी, कंपोस्ट टर्नर सर, ये आपको पता है मशीन है ये ना, गोबर तो हर जगह पे अवेलेबल है, वेस्ट भी है, लेकिन इसको डीकम्पोजिशन हर बंदा नहीं कर रहा है, ये वही कर रहा है जो लर्नड है, जो प्रोग्रेसिव है, जो अपने फर्टिलाइजर के एक्सपेंस को कम कर रहा है, जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, जो क्लाइमेट को मिटिगेट कर रहा है। तो ये प्रोसेस वही बंदा कर रहा है। पाकिस्तान में बड़े कुछ चीदा फार्म्स होंगे जिसमें कंपोस्ट टर्नर है। अभी कुछ हमने देखा लोकल में जंजुआ, कुछ चनियोड़ में कुछ एग्री इंजीनियरिंग है, कुछ डस्का सियालकोट वाले तो कंबाइन हार्वेस्टिंग काफ़ी और बना रहे हैं, लेकिन टर्नर में मुझे एक आध नाम ही लगता है जिन्होंने सक्सेस किया है। हमारे वाला टर्नर चाइना से आया, तुर्की से भी मंगवाया था उन्होंने, आपका थल इंडस्ट्रीज़ ने, वो भी कंपोस्ट कर रहे हैं, शुगर केन वाला ग्रुप है। तो ये प्रोसेस हर जगह पे नहीं है, मैकेनाइज्ड हर जगह पे नहीं है, लोकल भी नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे सामने इनको अवेयरनेस आए कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो सॉइल डिटेरियोरेट हो रही है, इसमें नामियाती मादे की एडिशन बहुत ज़रूरी है। हमारे फोरफादर बुजुर्ग गोबर की ट्रालियाँ, रेडियाँ डालते थे तो वो बैलेंस हो जाता था, लेकिन अब जो है ना, हमारी जो अगली जनरेशन आ गया वो बहू टाइप है थोड़ी सी, तो वो खादों पे ज़्यादा जोर देती है, केमिकल्स पे। तो हम चाहते हैं कि इस बहू जनरेशन को चलो
ये गोबर जो मिट्टी में मिट्टी नहीं होना चाहते तो मशीनरी अवेलेबल है, सहूलतें अवेलेबल कर लेना। है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से करें ज़रूर ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, ज़मीन को बहाल करें। तो ये बताइएगा जी उसकी सेहत को, और अगर हम कंपैरिजन करें थोड़ा सा, टेक्निकली मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, इस खाद को जब आप यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन में बेहतरी आएगी या कम होगी, एवरेज होगी? सर ये बड़ा ही ज़रूरी है। सर देखें, अगर मैं कंपोस्ट की बात करूं, हमारा जो पहला प्रोसेस था कंपोस्टिंग, अगर हम 400 किलो 300 से 400 किलो अगर जी हम बजाई के टाइम जो हमारी खादें केमिकल हैं उसको ऐड कर दें तो ये गारंटी के साथ आपकी 12 से 15% यील्ड में फ़र्क आएगा। अच्छा। ज़्यादा यील्ड आएगी इसकी वजह से, वो जो कंपोस्ट पहला हमारा सिंपल नामियाती मादा। अच्छा, यानी हम 20% तक भी हमने रिपोर्ट किया है, और जो प्रोड्यूस की क्वालिटी बड़ी प्रीमियम होती है क्योंकि सॉइल की हेल्थ बड़ी अच्छी है। जब आप 400 किलो कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का ऐड करते हैं तो ज़मीन में माइक्रोब एक्टिव हो जाते हैं, खादों की फिक्सेशन रुक जाती है, सॉइल की स्ट्रक्चर बेहतर होती है, पोरेसिटी एरेशन बेहतर होती है, तो डेफिनेटली आपकी पैदावार 15% तक बढ़ जाती है। वाओ। अच्छा, वो साथ में फिर आप अगर चाहें तो पहले साल तो नहीं, आप अगले साल में अपनी 25% फर्टिलाइज़र की डोज़ को कम कर सकते हैं। तो जब फर्टिलाइज़र की डोज़ कम होगी तो आपका ये कंपोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उस कम की हुई फर्टिलाइज़र की डोज़ को रिप्लेस करेगा, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा के पैदावार बढ़ेगी, खादों का खर्चा कम होगा। दूसरा प्रोसेस अगर हम आते हैं, जैसा कि वो था रॉक फास्फेट की एक्टिवेशन जी, उसमें दो चीज़ें, नामियाती मादा, रॉक फास्फेट। तो सर वो एक तीर से दो शिकार है, यानी आप नामियाती मादा भी 400 किलो 300 किलो दे रहे हैं और रॉक फास्फेट 200 किलो को एक्टिव कर रहे हैं, तो वो पैदावार भी बढ़ाता है, लेकिन वो साथ में महंगी फास्फोरस फर्टिलाइज़र की एक्सपेंस को रोकता है। 30-32 हज़ार रुपया जो 1 एकड़ की फास्फोरस की कॉस्ट है, वो 6 हज़ार रुपये में आपने 24,000-25 हज़ार रुपया सेव कर लिया। पैदावार नहीं कम हुई, वो बढ़ती है। वो केमिकल खादों से 10% पैदावार बढ़ेगी जब आप ऑर्गेनिक फास्फोरस का सोर्स लेके आएंगे, जो बीओपी है, सेल्फ मेड बीओपी है। तो जब जिप्सम वाली तीसरी हम बात करें तो जिप्सम आप टनोजेस, जैसे हमने कहा जी, महंगा तो नहीं है, लेकिन किराया लॉजिस्टिक बहुत है, स्प्रेड का मसला है, लेबर का मसला। तो जिप्सम हम अगर 1 टन तक गोबर और आपका जो 1:2 की रेशो है, या 2 हिस्से गोबर 1 के साथ जिप्सम, ये 1 टन डाल दें, यानी 250, 300, 400 किलो तक जिप्सम हो जी, और 500, 600 किलो तक आपका अच्छा डिकम्पोज नामियाती मादा हो जाए मिक्स हो, 1 टन जो है ना, ये आपके कलराठे इफेक्ट को मिटिगेट करेगा और उसमें भी आपका 15% तक पैदावार बढ़ाएगा। वाह, ग्रेट। तो आपका महंगे फास्फोरस से भी, खादों से भी जान छूट गई, आपकी पैदावार भी बढ़ गई। ये सारा कुछ हुआ ज़मीन की सेहत बेहतर होने से, क्योंकि आप एक अच्छा कार्बन का सोर्स ज़मीन में ऐड कर रहे हैं। और सर जो मेन चीज़ है, ये तो चलें किसान को फ़ायदा है, लेकिन किसान जो बनीनो इंसान है उसकी भी खिदमत कर रहा है कि कार्बन किस तरह उसकी फिक्सेशन हो रही है, सॉइल और क्लाइमेट चेंज, नामियाती मादा जो है ना वो हो रहा है, ये कार्बन की मिटिगेशन है, क्लाइमेट की मिटिगेशन है कि आप वेल डिकम्पोज्ड जो है ना वेस्ट को डिकम्पोज करके आप सॉइल में ऐड करें, तो कार्बन सीधी फिक्सेशन है, क्लाइमेट की मिटिगेशन है, पैदावार है, तो भरपूर आपकी प्रोड्यूस भी है और सॉइल की हेल्थ भी, और क्वालिटी, प्रोड्यूस की क्वालिटी, इससे जो प्रोड्यूस बनना है उसका टेस्ट ही डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है, और वो हेल्दी लोगों के लिए हेल्दी फूड जो है ना वो तभी आनी है जब रीजनरेटिव और ऑर्गेनिक सोर्सेज यूज़ करें। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और डॉक्टर साहिब का जो चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप इनके चैनल को विज़िट करें। मैं तो इस्लामाबाद से रोज़ नहीं आ सकता, लेकिन ये आपको रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहेंगे। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।